हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल सुपर इंडिया। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 पावरफुल सुपर विलन्स के बारे में। सुपर विलन्स हर कहानी के उतने ही हम इससे होते हैं जितने कि हमारे हीरोज, और विलन्स जाने ही जाते हैं हमारे हीरोज के बराबर या उनसे ज्यादा पावरफुल होने की वजह से। पावर परस्यूट्स एवरीवन्स पावर, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हीरोज को मिलता है क्योंकि वो चुने जाते हैं, पर विलन इसे हासिल करने में लगे रहते हैं। एक हीरो की स्टोरी ग्रेटनेस को चेज करने वाली होती है, वही एक विलन की जर्नी होती है पावर को चेज करने की। और कई बार इस चीज में विलन की जर्नी ज्यादा एपिक होती है। कभी ना थकने वाली आदत, एक कंटिन्यूअस एफर्ट टू अचीव सुप्रीमेसी, एक सोच के साथ पैदा हुआ ग्रिड पूरे सेलेस्टियल एग्जिस्टेंस पर राज करने का, ए जर्नी टू बी द गॉड। तो हमारे पिछले रैंकिंग वीडियो में आप ऑडियंस की डिमांड पे है, ये रहा हमारा टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर विलन्स इन एमसीयू पर लिस्ट। पिछली बार की तरह यह लिस्ट हमारे अकॉर्डिंग बेस्ड है, तो यह आपके व्यूज से अलग हो सकती है। इस लिस्ट में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अपने बेस फॉर्म में है विद देयर स्टैंडर्ड वेपन्स, कोई एडिशनल वेपन नहीं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 10, काइसेलियस, कामरताज का एक पुराना स्टूडेंट जो बाद में बना एक मास्टर, पर डार्क मैजिक के प्रति इसके झुकाव ने इसे बनाया एक विलन जो कि अनंत जीवन की इच्छा रखता था, और इसके लिए इसने डार्क डायमेंशन से पावर लेना शुरू कर दिया था। पावर में काइसेलियस काफी आगे था अपने डॉक्टर साहब से। रियलिटी अल्टरनेशन, मिस्टिक वेपन्स और डायमेंशन मैनिपुलेशन इसे काफी फ्रेंड्स बनाते थे, क्योंकि ये बंदा लिटरली अपने हाथों के इशारे से डायमेंशन चेंज करता था। बट स्टिल ही इज एट नंबर 10। नंबर 9, लोकी। तो हमारा शरारतों का देवता इस लिस्ट में भी आ गया है। लोकी जो कि असल में एक फ्रॉस्ट जायंट रेस का एसगार्डियन था, इसकी वजह से वो कई मामले में एक एसगार्डियन फिजियोलॉजी जितना ही स्ट्रॉन्ग था। वही मैजिक प्लस इल्यूजन क्रिएट करने में इसे कोई नहीं हरा सकता, और इसका एग्जाम्पल यही देख लीजिए कि इसने ओडिन तक को अपने इल्यूजन में फंसाकर अर्थ पर छोड़ दिया था। वही अवेंजर्स मूवी में हमने इसकी ड्यूरेबिलिटी को भी देखा, जहां पे शील्ड सोल्जर्स पे फायर करते हैं और वहां भी लोकी को कुछ नहीं होता, जबकि कुछ गोलियां उसके चेहरे पे भी लगी थी। नंबर 8, अल्ट्रॉन, वो विलन जो खुद को अवेंजर्स का अंत समझता था और उसके खुद को बार बार एडवांस बनाने की खूबी इसे पावर लेवल में आगे बढ़ाती जा रही थी। विजन जो कि इसका फाइनल फॉर्म होने वाला था, उसके पॉजिटिव साइड में चले जाने के बाद इसका खुद का फाइनल फॉर्म इतना पावरफुल तो था ही कि वो थॉर और विजन से 101 जा सके। वही अगर आप कंफ्यूजन में है तो मैं बता दूं कि यह इस रैंक पे इसलिए है क्योंकि इसे हराने के लिए थॉर, विजन और टोनी तीनों को अपने कंबाइंड अटैक करने पड़े थे, और वो भी काफी देर तक। अब थॉर की लाइटनिंग काफी थी चितौरी लेवियत को तबाह करने के लिए और थैनोस को ब्लो अप करने के लिए, और लगी विजन की पूरी इन्फिनिटी जेम की पावर, तब जाके अल्ट्रॉन्स के पार्ट्स पिघले थे। नंबर 7, रोनन, एक क्री सरफिरा जिसने जेंडार को तबाह करने की कसम खा रखी थी, वो जिसने अनगिनत जेंडारियन को मारा था और कई सारे प्लैनेट्स पर कत्लेआम मचाने के लिए बदनाम था, और इतना पावरफुल था कि पावर जैम को अकेले बर्दाश्त कर ले, रॉकेट के बनाए उस एक्सप्लोजिव को झेल ले और एक सेलेस्टियल बीइंग से ज्यादा पावर होल्ड कर ले। जी हाँ, पावर जैम जो इतना पावरफुल तो था कि क्विल उसे अकेला नहीं झेल पाता है, जबकि क्विल खुद सेलेस्टियल से बिलोंग करता है। पर रोनन ने उसे पकड़ा ही नहीं बल्कि खुद के हाथों से अपने वेपन में भी लगाया था। नंबर 6, क्रूस, थॉर द डार्क वर्ल्ड में दिखा मेलिकत का जर्नल आर्गिम, जिसने खुद में ईथर के आखिरी बचे टुकड़े को इन्फ्यूज कर दिया था और बन गया था क्रूस। ये बंदा इतना पावरफुल था कि थॉर की धजिया उड़ा दे, मतलब स्ट्रेंथ में तो थॉर उसके आगे स्टैंड भी नहीं कर रहा था। प्लस इनकमिंग म्योल्नीर को सिर्फ अपने ब्रूटल फोर्स से डिफ्लेक्ट कर देना खुद में ही एक इंसेन फीट है। साथ ही साथ एसगार्डियन सोल्जर्स को पीट देना और एसगार्डियन शील्ड को तोड़ देना। मानना पड़ेगा विलन स्ट्रॉन्ग था, पर मूवी चली नहीं। नंबर 5, हेला, ओडिन की पहली संतान और एसगार्डियन मौत की देवी। अब इसके बारे में तो क्या कहना, इसे रोकने के लिए ओडिन का जिंदा होना बहुत जरूरी था। यही बात बता देती है कि इसे होल्ड बैक करना कितना मुश्किल है। एसगार्ड से इसके पावर जुड़े होने के बाद भी, वहां इतने सालों तक ना रहने के बाद भी, ये इतनी पावरफुल थी कि थॉर और लोकी को एक साथ ओवर पावर कर दे, और वही एसगार्ड पहुंचने के बाद तो इसने कमाल ही कर दिया। एसगार्डियन ट्रूप्स को अकेले ही खत्म कर देना, प्लस थॉर के सबसे पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक को ऐसे ही झेल जाना,
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सच में सी वॉज टोटल ऑसम। नंबर 4 थैनोस। अब इन जनाब के बारे में हमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉस्मिक जेनोसाइड के लिए बदनाम मैड टाइटन थैनोस। थैनोस हमें शुरुआत से ही काफ़ी ऊपर लेवल के पावरफुल बीइंग की तरह दिखाया गया है, क्योंकि रोनन भी उसकी मदद चाहता था जेंडार को तबाह करने के लिए। वही नोवा कॉर्प्स के रिकॉर्ड में थैनोस को यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग कंसिडर किया गया है, और इन्फिनिटी वॉर में हमें वो सब कुछ दिखा भी कि किस तरह थैनोस ने एक इन्फिनिटी जेम्स के लिए पूरे नोवा कॉर्प्स को खत्म कर दिया। मतलब जेनोसाइड का लेवल सोचिए, लाखों लाशों पर चल के सिर्फ एक इन्फिनिटी जेम को हासिल करना, वही एंड गेम में एक नहीं बल्कि 2 गॉड ऑफ थंडर से लड़ना। ये सभी बातें थैनोस को काफी बैडएस बना देती है। अब बारी है हमारे लिस्ट के टॉप 3 शोडाउन का, तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब हम आपको दिखाएंगे कि असली ताकत क्या होती है। नंबर 3 ईगो द लिविंग प्लेनेट। तो लिस्ट में आ चुके हैं हमारे क्विल के पिताश्री, एक कॉस्मिक मजनू। कसम से इस बंदे ने यूनिवर्स की एक भी स्पीसीज की लड़कियों को नहीं छोड़ा। एनीवे, तो अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ ईगो ने बताया कि वो यूनिवर्स में करोड़ों साल से रहा और उसने उसके काम करने के तरीके को समझा, जीवन को समझा, और उसने खुद की एम्बॉडीमेंट बनाई। ये पहली बार था एमसीयू में जब कोई प्रीमोडियल एम्बॉडीमेंट और सेलेस्टियल होने की बात कर रहा था। अपनी सभी शक्तियों को मिलाकर एक शरीर बनाया जो कि इसकी पावर्स का बस एक अवतार होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। कॉमिक्स में ऐसा सेलेस्टियल्स करते हैं और कॉस्मिक एंटिटीज जैसे कि गैलेक्टर्स, इटर्निटी और इन्फिनिटी और बाकी सब। तो ये सब ईगो की पावर को काफी लेवल तक क्लियर कर देता है। वही सोल्वेरियन फ्लीट को बस एक ब्लो में खत्म कर देना, ये एक ऐसा फ्लीट है जो आज तक रेवेंजर समाज में पले हमारे क्विल ने कभी नहीं देखा था। क्योंकि भले आप कितने भी ताकतवर हो, एक पूरी फ्लीट को खत्म करना जिसमें हजारों फाइटर पॉड्स हो, उन्हें एक ब्लो में खत्म नहीं किया जा सकता। पर ईगो ने ऐसा कर दिखाया। वही अपने प्लेनेट पर पहुंचने के बाद उसने जो क्विल को कहा वो तो और भी कमाल था। उसने एमसीयू में पहली बार कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन भी कर दिखाया, वो भी ऐसे लेवल पे जहां पे आप क्रिएशन की एबिलिटी रखते हैं। अब ये इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर कैरोल भी रखती है, पर उसे क्रिएशन में बदल पाना एक इनसेन फीट है जो कैरोल कर तो क्या सोच भी नहीं सकती। आप इसी से सोच सकते हैं कि ईगो जिस तरह की पावर रखता है, वक्त मिलने पर वो एक पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर सकता था, लाइफ के साथ साथ अनगिनत स्पीसीज और रेसेस के साथ। तो यही सब रीजन है कि ईगो खुद को गॉड कहता था। ही वॉज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्मिक गॉड इन एमसीयू। नंबर 2 पे है सन ऑफ बिच, सर्टर। सर्टर उल्लू का पट्टा। जब ये कैरेक्टर हमें थॉर रैग्नारॉक की शुरुआत में दिखा था तो हमने एक ही सवाल किया था कि इसका साइज इतना छोटा क्यों है। पर जब थॉर ने कहा कि मुझे लगा पिताजी ने तुम्हें उस त्रेता युग में मार डाला था, जिसका साफ मतलब था कि पास्ट में सर्टर और ओडिन की जंग हो चुकी है जिसमें सर्टर बुरी तरह हारा होगा। कम से कम इतनी बुरी तरह कि उसकी पावर्स इतनी लो हो चुकी है कि वो अब खुद अनंत अग्नि या इटर्नल फ्लेम के भरोसे बैठा हुआ है। सोचिए, मुस्फेलियम में रहने वाला ये बीइंग जो खुद होम ऑफ फायर डीमन माना जाता है, उसे खुद एक आग की जरूरत पड़ रही हो। तो सर्टर के इंट्रो में इसे काफी कमजोर दिखाया गया, पर एसगार्ड की प्रोफेसी ये बताने के लिए काफी थी कि इस कैरेक्टर की माइटीनेस क्या है। वो एसगार्ड जिसमें कई सारे योद्धा है और चाहे कोई भी हो उस नियति को रोकने के लिए, पर वो सर्टर को नहीं रोक पाएगा। वही ओडिन के बराबरी का होने के साथ साथ ये पहला कैरेक्टर है जिसने प्लेनेटरी बस्टिंग पावर्स दिखाई, क्योंकि इससे पहले हमने वेपन्स को ऐसा करते हुए देखा है पर किसी बीइंग को खुद से ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा, और वो भी सिर्फ अपनी स्वॉर्ड से। खुद के पावर्स तो इसने अभी तक लगाए भी नहीं थे। जी हाँ, सर्टर इससे भी आगे जा सकता था, जैसा कि स्टार लेवल या प्लेनेटरी सिस्टम लेवल पर। अगर मूवी में हमें सर्टर के पावर ब्लोस देखने को मिल जाते तो कमाल ही हो जाता। अब ऐसा क्यों? तो मूवी की शुरुआत में जो ब्लो इसने मारा था उसे थॉर ने म्योनीर से रोक दिया था, बट वो ब्लो इतना स्ट्रेंथ तो रखता था कि थॉर को फॉल बैक करके एक डाइवर्ट लेना पड़े सर्टर पे दोबारा अटैक करने के लिए। एक और सच मानिए कि ये उसने अपने वीकेस्ट फॉर्म में कर दिखाया था। तो सोचिए, अपनी फुल माइटीनेस फॉर्म में ये किस टाइप के ब्लो अप कर सकता है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते। नंबर 1 डोरमामू, एक डायमेंशनल कॉन्करर, एक ऐसी शक्ति जो खुद समय से भी पुरानी हो।
एक ऐसी अंधेरी दुनिया का मालिक जिसके सामने मौत, समय और रियलिटी कुछ भी मायने ना रखता हो। वो जिसने समय और मौत दोनों पर जीत हासिल कर ली हो। उस सेंटिएंट की पावर को हम किस तरह डिस्क्राइब करें? खुद कैग्लियास्ट्रो की किताबों में उसका जिक्र है, जिसके बारे में एंशिएंट वन भी जिक्र नहीं करना चाहती। डोरमामू सच में एक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हो सकते हैं यूनिवर्सल थ्रेट्स। कैसे दिखेंगे वो जिनके आगे पूरा एक आयाम कुछ मायने ना रखता हो। वो बीइंग जिनके लिए स्पेस और टाइम बस खेलने का जरिया हो। एक कॉस्मिक प्लेन से भी बड़े साइज का उसका अपीयरेंस। डोरमामू इतना माइटी था कि उसका चेहरा एक शहर जितना बड़ा दिख रहा था, तो उसकी पूरी बॉडी का अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं। और एंशिएंट वन और काइलेसियस के अकॉर्डिंग डोरमामू जिन पावर्स में मास्टर है वो आपको बियॉन्ड द डेथ ले जाती है, और इसकी मदद से एंशिएंट वन सैकड़ों सालों तक जिंदा रही थी। एमसीयू में डार्क मैजिक आपको टाइम के इफेक्ट से बियॉन्ड ले जाने में मदद करता है। यू कैन कॉन्कर ओवन डेथ। सिर्फ इतना ही नहीं, वोंग के अकॉर्डिंग डोरमामू एक मल्टी डायमेंशनल डिवोवर है जो कि दुनियाओं की लाइफ फोर्स को सोख कर उन्हें अपने डार्क डायमेंशन में ले जाता है। और डोरमामू के बारे में ये कहा जाता है कि वो समय से भी पुराना है। ये बताता है कि एमसीयू में डोरमामू क्रिएशन के वक्त से एग्जिस्ट करता है। डोरमामू के पावर लेवल सिर्फ प्लेनेटरी या स्टार या क्रूज बस्टर लेवल के नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच से भी परे है। प्लैनेट्स तो बस उसकी भूख मिटाते हैं और वो उसके लिए कुछ खास मायने भी नहीं रखते। स्ट्रेन से पहले अर्थ के बहुत सारे सोर्सेस सुप्रीम रह चुके हैं। एंशिएंट वन भी डोरमामू के पावर का रत्ती भर बराबर पावर भी नहीं रखती थी। ट्रूली डोरमामू वाज अनमैचेबल विथ एनी अदर सेंटिएंट शोन टिल नाउ इन एमसीयू। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर विलन्स इन एमसीयू पर वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और भी ज़्यादा पसंद आई हो तो कमेंट भी कर दें। और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप घर पे रहे, सेफ रहे और ज़रूरतमंदों की मदद करें। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।